हेलो बच्चों, नमस्कार। हमारे इस चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। चलिए आज हम पढ़ते हैं मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का ग्राफीय निरूपण। जब हम किसी भी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ते हैं और जब वह पिंड पृथ्वी की तरफ गिरता है तो उसका किस प्रकार से ग्राफीय विश्लेषण किया जाता है, इसके बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो जब भी परीक्षाओं में हम देखते हैं कि कोई भी एक ग्राफ बनाकर दे देता है और उसके बाद वह कहता है कि इसको पहचानिए कि किस प्रकार की गति के बारे में इसका विश्लेषण किया गया है, इसका विश्लेषण करके बताइए ये कौन सी गति है, तब हमारे लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो उसी के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। चलिए देखते हैं यहाँ पर हम हमारी जो हेडिंग है वो क्या है। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का ग्राफीय निरूपण। मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का ग्राफीय निरूपण, इसके बारे में आज हम अध्ययन करते हैं। चलिए यहाँ पर मैं देख लेता हूँ। ये देखिए आप, मेरे पास में क्या है, एक पेन का ढक्कन है, कहना चाहिए कैप, ठीक है। इसको यदि मैं यहाँ से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ता हूँ तो क्या होगा। अभी जब मैंने इसको पकड़ा था, इस समय इसका वेग क्या है, शून्य है। इसका जो वेग है शून्य है और इसको हम क्या बोलते हैं, प्रारंभिक वेग इसका कैसा है, शून्य है। और जैसे ही मैं इसको यहाँ से छोड़ता हूं तो क्या होता है, ये जो पिंड है ये सीधे कहाँ जाता है, धरती में जाकर गिरता है या फिर वहां तक जाता है जहां तक इसको कहीं ना कहीं कोई अवरोध ना मिल जाए, ठीक है। तो वहां तक जाता है और वहां पर वह रुक जाता है। तो हम देखते हैं कि जब पिंड को हमने छोड़ा था तो उसका वेग जो था वह शून्य था और उसके बाद में जैसे ही हमने छोड़ा तो पृथ्वी के द्वारा लगने वाला त्वरण, जिसको हम जी कहते हैं, गुरुत्वीय त्वरण जी, उस पर आरोपित होता है और वो जो पिंड है अपनी गति को लगातार बढ़ाते जाता है ना। अपनी जो चाल है या स्पीड जो है उसको क्या कर रहा है, वो लगातार बढ़ाते जा रहा है। मतलब त्वरण लगने से उसकी जो स्पीड या वेग है वो क्या हो रहा है, लगातार बढ़ते जाता है और लास्ट पॉइंट में जहां पर वो रुकता है वहां पर उसका वेग क्या हो जाता है, अंतिम वेग v हो जाता है ना। उसका मान जो भी होगा उसको हम निकालेंगे, परंतु जो अंतिम वेग है उसको हम v से नोटिफाई करते हैं। और इसी के बाद में त्वरण तो हमारा क्या है, g है, अंतिम वेग हो गया v और हो गया प्रारंभिक वेग u। और हमने देखा कि जब हमने पिंड को यहाँ से छोड़ते हैं तो वहां तक जाने तक उसको टाइम लगेगा, ठीक है। तो समय की भी हम गणना करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में इतने सारे एलिमेंट या अवयव कहना चाहिए जिनका हम अध्ययन करेंगे, प्रारंभिक वेग, अंतिम वेग, त्वरण और समय, ठीक है। और इसके साथ में हमने देखा कि पिंड को यहाँ से हमने छोड़ा और जहां तक वह गया तो इसने क्या किया, कुछ दूरी भी तय किया, तो इसका विस्थापन भी होगा, इसका विस्थापन भी होगा, ठीक है। इस प्रकार से हम देखते हैं। तो इस प्रकार के पिंड के लिए हम देखते हैं सबसे पहले स्थिति समय ग्राफ। समय के सापेक्ष स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है, समय के सापेक्ष स्थिति में क्या परिवर्तन हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर हम देखते हैं समय यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ से हमने छोड़ा इसको और यह बहुत तेजी से क्या करता है, आगे की तरफ बढ़ता जाता है। मतलब प्रारंभ में 1 सेकंड में इसकी जो तय गई दूरी थी कैसी थी, वो थोड़ी कम थी, दूसरे सेकंड में और ज्यादा हो गई, तीसरे में और ज्यादा हो गई, चौथे में और ज्यादा हो गई, पांचवें में और ज्यादा हो गई। मतलब प्रारंभ में तय की गई दूरी कम थी और बाद में तय की गई दूरी बहुत तेजी से चल रहा है, तो उसकी जो दूरी तय की जाएगी निश्चित समय में वो कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। मतलब इसका जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, प्रारंभ में देखिए यहाँ पर इधर हम समय ले रहे हैं, इधर क्या ले रहे हैं, इसका स्थिति ले रहे हैं, ठीक है। इधर क्या ले रहे हैं, इसकी स्थिति या विस्थापन ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ में जब समय का मान बढ़ते जाता है तो स्थिति कैसी रहती है, इसमें कम परिवर्तन आता है,
कम परिवर्तन आता है, परंतु बाद में देखते हैं हम वस्तु की स्थिति बहुत तेजी से बदलते जाती है। मतलब प्रारंभ में वस्तु धीरे धीरे चलती है और बाद में वस्तु है वो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, तो उसका जो तय किया गया दूरी है वो भी क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। मतलब इसका जो ग्राफ आएगा वो इस प्रकार का आएगा, आप देख सकते हैं। ठीक है, ये अब दूसरा ग्राफ देखते हैं हम। यहां पर समय और यहां पर लेते हैं हम वेग। यहां पर क्या लेते हैं हम, वेग लेते हैं, वस्तु का वेग। तो हमने देखा था प्रारंभ में वस्तु का वेग क्या था, शून्य था, प्रारंभिक वेग शून्य था, और उसके बाद में क्या हो गया, वस्तु का वेग लगातार बढ़ते जा रहा है, लगातार बढ़ते जा रहा है और लास्ट में बहुत ज्यादा हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार हम देखते हैं समय बढ़ने से वेग का मान भी बढ़ते जाता है, क्योंकि हमको मालूम है पृथ्वी जो है गुरुत्व त्वरण का मान एक सा होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्व त्वरण है उसका मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड का वर्ग होता है। तो इस एरिया में जो गुरुत्व त्वरण है, मतलब जो एक्सीलरेशन त्वरण है, उसका मान एक समान है। तो एक समान त्वरण होने से क्या होगा, वस्तु का वेग जो होगा वह भी लगातार बराबर समय में बराबर बढ़ेगा। ठीक है, बराबर समय में जब बराबर वेग बढ़ते जाता है, जिसको क्या बोलते हैं हम, एक समान त्वरित गति बोलते हैं। तो जितना समय बढ़ेगा उतना ही वेग बढ़ेगा, जितना समय बढ़ेगा उतना ही वेग बढ़ेगा। इसका मतलब इससे जो हमको ग्राफ मिलेगा वो कैसा होगा, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। ठीक है, एक सरल रेखा प्राप्त होगा। वो सरल रेखा कैसी होगी, दोनों अक्षों के बीचों बीच से होकर जाएगी। ठीक है, बराबर समय में बराबर वेग बढ़ रहा है, इस प्रकार से देख सकते हैं आप। तो इस प्रकार से यहाँ देखे हमने 1 2 3 1 2 3। ठीक है, जितना समय बढ़ा उतना ही वेग बढ़ा, जितना समय बढ़ा उतना ही वेग बढ़ा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि यहाँ पर बराबर समय में बराबर वेग बढ़ने से हमको वेग समय ग्राफ मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का इस प्रकार प्राप्त होता है। अब हम देखते हैं इसका अगला जो पॉइंट है वो है हमारा त्वरण समय ग्राफ। त्वरण समय ग्राफ, ठीक है, ये इसका मूल बिंदु हो गया। यहाँ पर देखिए त्वरण, पृथ्वी के द्वारा लगने वाला गुरुत्व त्वरण जो है वह तो बराबर ही है, प्रारंभ में भी उतना ही था, बाद में भी उतना है। मतलब त्वरण जो है हर स्थिति के लिए, हर समय के लिए कैसा बराबर है, त्वरण के मान में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभ में भी वही त्वरण है, बाद में भी वही त्वरण है, प्रारंभ में भी वही त्वरण है, बाद में भी वही त्वरण है। मतलब सभी पॉइंट्स के लिए त्वरण का मान कैसा होगा, एक समान होगा। सभी पॉइंट्स के लिए त्वरण का मान कैसा होगा, एक समान होगा। मतलब ये एक्स अक्ष के समांतर एक रेखा होगी। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर एक सरल रेखा, फिर इसका क्या होगा, त्वरण समय ग्राफ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने देखा है यहाँ पर। तो ये हो गया आपका त्वरण समय ग्राफ। ठीक है, ये वाली लाइन त्वरण क्या है इसका, जी। वेग को भी दर्शाते हैं, मालूम है आपको, और स्पीड को एस दर्शाते हैं, या एक्स से भी दर्शा देते हैं कहीं कहीं एक्स से। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स या एस। एस बोले तो विस्थापन, और जो स्थिति है पोजीशन के लिए हम एक्स का उपयोग करते हैं। तो ये हो गए, हमने देखा मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के लिए ग्राफीय निरूपण। अब इसके कुछ हम कितनी वैल्यू आती है वेलोसिटी की, उसके बारे में देख लेते हैं हम, और समय कितना लगता है इसको गति करने में। यहाँ पर देखिए हमने गति का पहला नियम पढ़ा था, गति का पहला नियम है v बराबर u प्लस at, यही पढ़ा था हमने। यहाँ पर देखिए मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का यदि हमें वेग निकालना है, अंतिम वेग, प्रारंभिक वेग तो 0 है, हमको मालूम है प्रारंभिक वेग कैसा है, 0 है, परंतु हमको अंतिम वेग निकालना है तो कितना आएगा उसके बारे में देखते हैं हम। तो अंतिम वेग जो है v है बराबर, देखो यहाँ पर प्रारंभिक वेग तो 0 हो गया, ठीक है, प्लस, और यहाँ पर देखो a का मान क्या है, त्वरण क्या है यहाँ पे g। ठीक है,
और हमने ये माना है कि जब वस्तु नीचे की तरफ जा रही है तो इसी दिशा में हमने धनात्मक लिया है, इसकी उल्टी दिशा कैसे हो जाएगी, ऋणात्मक हो जाएगी। ठीक है, तो हमने जो नीचे वाली दिशा है इसको धनात्मक माना है। ठीक है, कहीं कहीं पर उल्टा भी मान लेते हैं, तो मानने पर डिपेंड करता है। यहाँ पर देखिए प्लस जी और ये टी। ठीक है, तो ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। ठीक है, ये हो गई क्या है इसकी वेलोसिटी। इसके अलावा दूसरा समीकरण देखते हैं हम थर्ड वाले नंबर से। ठीक है, थर्ड समीकरण क्या होता है, बी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। अब यहाँ पर रख दो मान, तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, यहाँ पर ये इसका मान तो 0 है तो 0 हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा 2as। अब हमको किसका मान निकालना है, v का। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, वर्गमूल, यहाँ से वर्ग हटाएंगे, यहाँ क्या लग जाएगा, वर्गमूल, तो हो जाएगा 2as। 2as। ठीक है, तो इस प्रकार से हम देखते हैं, s की जगह हम h भी उपयोग कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या है, मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के द्वारा तय किया गया विस्थापन। ठीक है, उसको हम क्या लिखते हैं, h, उसकी ऊंचाई से नापते हैं, इसलिए s को हम h लिख लेते हैं। तो s की जगह मैंने h लिख लिया है। तो देखिए यहाँ पर वेलोसिटी हमको दो रूप में मिल रही है, ये भी वेलोसिटी है। ठीक है, परंतु जो इसका फंक्शन है, किसका फंक्शन है, भी समय और त्वरण का है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए ये वाला जो भी है ये त्वरण और ऊंचाई का है। ठीक है, ए का मान क्या है, जी। तो ये वाला देखिए यहाँ पर त्वरण और ऊंचाई का फलन है, और ये वाला यहाँ पर त्वरण और समय का फलन। ठीक है, परंतु दोनों का जो मान आएगा वो बराबर ही आएगा। ठीक है, जब हल करेंगे हम, तो यहाँ पर देखिए कि हमको वेलोसिटी जो है अंतिम वेग दो रूप में मिल रहा है, और दोनों की वैल्यू वही आएगी। ठीक है, हल करने के बाद में। अब इसके बाद हम देखते हैं, हमको चाहिए कि कितना समय लगेगा वस्तु को यहाँ से नीचे तक जाने में। ठीक है, गिरने में कितना समय लगेगा उसकी गणना करते हैं। समय देख लेते हैं यहाँ पर। देखो यहाँ पर दोनों समीकरण में वेलोसिटी इक्वल है ना, v इक्वल टू v, मतलब इनके जो लेफ्ट हैंड साइड है वो बराबर है, तो राइट हैंड साइड आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। मतलब ये हो जाएगा gt बराबर हो जाएगा वर्गमूल 2gh। अब यहाँ पर देखो g को इधर ट्रांसफर कर दो, तो हो जाएगा t बराबर है ना वर्गमूल 2gh बटे g। अब इसको और हल कर लेते हैं हम, तो हो जाएगा t बराबर, अब यहाँ पर देखो ये वर्गमूल जी और ये हो जाएगा वर्गमूल 2h बट यहाँ पर देखो जी को क्या लिख सकता हूँ मैं, वर्गमूल जी इंटू वर्गमूल जी। ठीक है, जब इसको हल करते हैं तो वर्ग से वर्गमूल कट जाता है और जी बचता है। हम जी को ऐसा लिख सकते हैं, एक से एक कैंसिल हो गया, क्या बच गया यहाँ पे t इक्वल टू वर्गमूल 2h अपॉन जी। तो इतना समय पिंड को लगेगा प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति में जाने पर। ठीक है ना, तो इसका हो गया, समय हो गया। अब यहाँ से हम इसकी ऊंचाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, ऊंचाई कहाँ से निकालेंगे, हम यहाँ से निकाल सकते हैं, है ना। इसको हल करेंगे तो यहाँ पर देखिए इसकी हाइट कितनी हो जाएगी, वर्ग कर देता हूँ, t का वर्ग बराबर, ठीक है, वर्गमूल तो गया, वर्ग से वर्गमूल कट जाएगा, 2h बटे जी। ये हो जाएगा जी टी का वर्ग बटे 2 बराबर h। ठीक है, इसको यहाँ डालेंगे और 2 को इधर ले डालेंगे, तो इतना उसका विस्थापन हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, उसका विस्थापन हो जाएगा। इस प्रकार से हम देखते हैं कि गति के समीकरणों का उपयोग करके हम उस गति के लिए, है ना, जो गति हो रही मुक्त रूप से गिर रहा है पिंड, उसके लिए सभी चीज निकाल लेते हैं, वेग, अंतिम वेग निकाल लेते हैं, उसका लगा समय निकाल लेते हैं, और उसका विस्थापन भी निकाल लेते हैं। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक जाने में उसका कितना दूरी तय किया गया। तो ये हो गया मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड का ग्राफीय निरूपण और उसके गणना। ठीक है, अब देखते हैं आगे इसके हम